बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। सियासी इस्तेहकाम आ रहा है मुसलसल और हम देख रहे हैं कि उसके मुस्बत असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी मुरतब हो रहे हैं। आज मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स प्लस हुआ कि एसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 875 पॉइंट्स प्लस के साथ हुई। 64,500 के लेवल पे 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। इसके अलावा इंट्राडे हाई 100 इंडेक्स का रहा 64,800 और इंट्राडे लो रहा 63,800। यानी 2 दिन में 100 इंडेक्स ने 63,000 के लेवल को पार करके 64,000 का जो लेवल है वो छू लिया है। और खुशाइन बात यह है कि जैसे जैसे सियासी इस्तेहकाम आएगा, नई काबीना मुंतखब हो रही है, आज असेंबली का इजलास भी हुआ था, तो इसके मुस्बत असर स्टॉक मार्केट में आए और आइंदा वाले दो में 100 इंडेक्स की पोजीशन मजीद बेहतर होगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कितने शेयर्स का काम हुआ तो 42 मिलियन से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ। 188 कंपनियों के शेयर में इजाफा और 161 कंपनियों के शेयर्स में हमने कमी देखी। सेंटीमेंट्स पॉजिटिव थे, फाइनेंसर्स के सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम किया, लेकिन मार्केट तेज़ रही। इसके अलावा इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की क्या पोजीशन रही तो 1 पैसे हमने इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी देखी। 279.12 पैसे से कम होकर 279.11 पैसे पर इंटरबैंक में डॉलर की क्लोजिंग हुई है और ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। लिक्विडिटी क्रंच अभी भी है, डॉलर मिल नहीं रहा मार्केट में। बहरहाल आइंदा वाले दिनों में अगर हमारे रिजर्व्स बेहतर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। इसके अलावा एक और बुरी खबर है, वो हम तो सुन ही रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, कभी बिजली हो रही है महंगी, कभी गैस महंगी हो रही है, कभी पोर्ट चार्जेस के नरखों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। एक और बुरी खबर यह आएगा, बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी फ़ीस में होशरुबा इजाफा करने की तैयारी कर ली गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी फ़ीस में होशरुबा इजाफा होने वाला है। घरेलू सार्फिन की सिक्योरिटी फ़ीस थी 1220, उसको बढ़ाकर अब 18,000 रुपये किया जा रहा है। 10 किलो वाट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 20,000 रुपये फ़ी किलो वाट से अदायगी करना होगी। ज़राए ये अप्रूवल नेपरा दे देगा आइंदा आने वाले 1 से 2 दिनों में। उसके बाद ये सिक्योरिटी फ़ीस के जो नए रेट्स हैं ये लागू हो जाएंगे। और कमर्शियल और छोटी सनत के लिए सिक्योरिटी फ़ीस 2,000 से बढ़ाकर 57,000 रुपये की जा रही है। सिंगल फेस मीटर पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 24,000 रुपये तक अदायगी करना पड़ेगी। इस महंगाई के आलम में सिक्योरिटी फ़ीस का बढ़ाना और वो भी इतना बढ़ाना वाकई में आवाम के लिए और बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा पाकिस्तान स्टेट ऑयल की मालियाती रिपोर्ट पे क्या इंकशाफात सामने आए हैं। बढ़ते हुए जो गर्दिशी कर्जे हैं और 22% पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से PSO को बड़े चैलेंजेस लाक हो गए हैं। गर्दिशी कर्जों का बुरान PSO के लिए सबसे बड़ा मसला है, रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। 31 दिसंबर 2023 तक SNGPL से वसूली सरचार्ज के बगैर, यानी जो लेट पेमेंट चार्जेस होती हैं उनके बगैर 552 अरब रुपये है जो उन्होंने PSO को अदा करनी है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने PSO को 401 अरब रुपए अदा करने हैं। इसके अलावा रवा माली साल पहले 6 माह में मालियाती अखराजात में गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत के मुकाबले में 104% इजाफा हुआ है। PSO के पास ना तो रिजर्व्स हैं और इंतहाई माली बहरान का सामना है PSO को। ओबूदी हुकूमत के साथ भी बैठे मुसव्वदे पे बातचीत हुई लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए। इसके अलावा कराची में तूफ़ानी बारिशों के मामले पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अब चूँकि सिंध के अंदर तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा जो आइंदा आने वाले 2 दिन तक रहेगा, तो उससे एयरपोर्ट्स पर अलार्मिंग जारी कर दी है CA ने और कहा है कि छोटे तैयारों के जो विंग्स है यानी जो पर हैं उनको भारी सामान के साथ यानी उनको भारी वज़न के साथ पार्क किया जाए, महफूज मकामात पे किया जाए पार्क। और जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो अगर जो तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ किया जाए। बारिश के दौरान तैयारों को महफूज फ़्लाइट ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गवादर एयरपोर्ट के लिए भी नोटिस जारी किया था और कल इन्होंने कराची एयरपोर्ट के लिए भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा। क्या वजूहत हैं, क्या सेंटिमेंट्स, इस हवाले से बातचीत हो जाएगी। फिर रमज़ान की आमद है और रमज़ान के बाद पे ईद होती है, तो इस हवाले से ताजिरों का जो बिज़नेस है वो कैसा रहेगा इस साल, इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। उसके अलावा फिर डॉलर की आइंदा वाले दिनों में क्या पोजीशन रहेगी, सियासी इस्तेहकाम आ रहा है तो आइंदा वाले दिनों में मौशी अशारिये कहाँ पे ट्रेड होंगे, तो इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जफर पराचा, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया जफर साहब। मूडीज़ की रिपोर्ट आई और मूडीज़ ने कहा है कि अगर नौमुंतखब हुकूमत थोड़ी सी भी ताख़ीर करती है IMF के बाद जाने से तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा और रिजर्व्स को बेहतर करना अव्वलीन तरजीहात में होगा। लेकिन अगर IMF से नया मुआहदा नहीं होता और दोस्त ममालिक फौरी तौर पर पाकिस्तान को रकम फराहम नहीं करते तो दिवालिया हो सकते हैं, चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, डॉलर की कीमत में भी इजाफा हो सकता है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। देखिए जनाब, बात यह है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं और जो मुआहदा है वो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि आपकी जो रेटिंग पाकिस्तान बॉन्ड्स की बेहतर हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मुकम्मल होने के ऊपर और कामयाब तरीके से और मुल्क में अमन व अमान जो रहा उसकी वजह से हुई है। तो जो IMF का मुआहदा है वो मैं समझता हूँ जो हमारा 1.2 बिलियन डॉलर है उसकी जो ट्रांच है वो आ जाएगी बहुत जल्दी। उसके साथ साथ आपने देखा आसानी से आ जाएगी, पहले आसानी से आ जाएगी जफर साहब, आसानी से आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। इट्स माय ओपिनियन ओके और माय ऑब्जर्वेशन। अच्छा, दूसरी बात आपने देखा कि एक दिन पहले चाइना ने आपका $2 बिलियन का प्रोग्राम रोल ओवर कर दिया है। जी बिल्कुल। तो इलेक्शन हो गए हैं, बखैर खूबी हो गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ और उनकी टीम का तमाम सियासतदानों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक तो इलेक्शन कराए और जो हमारे यहाँ बहुत खदशात थे। आप भी पूछते थे अपने प्रोग्राम में कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो मैंने कहा हो रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट रही 6 महीना, आपने देखा कि उन्होंने जहाँ PDM हुकूमत छोड़ के गई थी जो हाल में मुल्क को, उससे कहीं बेहतर और उसको एक ट्रैक पे चढ़ा के, जो डी ट्रैक हुआ था मुल्क, उसको ट्रैक पे चढ़ा के वापस इनके हवाले किया है। अब दोबारा PDM आ गई है, डॉलर 300, अब दोबारा PDM आ गई है जफर साहब। जी अब आ गई है, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब इनको देखिए, एक बदकिस्मती ये हुई है सियासी जमातों के साथ या हमारे मुल्क के साथ, कोई भी कौमी सतह की जमात नहीं रही हमारे यहाँ। और इसके साथ साथ अवाम ने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली इलेक्शंस के अंदर। तकरीबन 12% टर्नआउट कम रहा पिछले इलेक्शन के मुकाबले में, वो कि इस दफा नौजवानों के नए वोटर बढ़े नौजवान। उसके बावजूद देखिए सूबाई सतह पे, इलाकाई सतह पे, लिसानी सतह पे जो जमातें हैं वो नीचे की तरफ चली गई हैं। और एक बात जरूर अच्छी हुई है कि जो मजहबी जमातें थी उनको इंतहाई वोट कम पड़ा है। खासतौर पे मैं बात करूंगा TLP की। अच्छा, ये मुझे बताएं जफर साहब के IMF के पास हम चले गए, IMF ने हमें ट्रांच दे दी। अब बात ये है कि IMF कहता है डू मोर, IMF डू मोर का मुतालबा करता है, जो कि करेगा, जाहिर सी बात है। वो कहेगा कि टैक्स सिस्टम को स्प्रेड करें, मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करें। 2.5 ट्रिलियन के मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो लगने वाले हैं, ये हमारे ज़राए में बताते हैं। महंगाई का नया तूफान आने वाला है, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब जाहिर सी बात है IMF से 1.2 बिलियन डॉलर्स आ जाएंगे, हमें ट्रांच मिल जाएगी, रिजर्व थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हम सर्वाइव कैसे करेंगे इतनी महंगाई में और इस टैरिफ में और इतने टैक्सेस के साथ? देखिए जनाब, सर्वाइवल बहुत आसान है। अच्छा, और फाइनेंशियल क्रेडेंशियल बहुत अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। देखिए जनाब, बात यह है कि जो हम IMF का नाम लेके जो नए टैक्सेस लगाते हैं आवाम के ऊपर, या बिजली के बिल बढ़ाते हैं या पेट्रोल पंप गिराते हैं, वो IMF ये नहीं कहता। वो तो ये कहता है कि जी आप अपनी चीज़ें ठीक करें। अब देखिए, जितनी भी सियासी पार्टियां, उनके पास कोई माशी मंजूर नहीं है और कोई भी ये नहीं बता रहा कि जी मैं अपने खर्चे कम करूंगा और अपनी काबीना को छोटा करूंगा। और अपने जो हमारे देखिए वर्ल्ड बैंक की जो UNDP की जो रिपोर्ट है वो ये है कि $18 बिलियन की हम सब्सिडी देते हैं इशराफिया को। तो वो सब्सिडी अगर हम आधी भी कर दें तो $8 बिलियन अशराफिया को सब्सिडी देते हैं, ये किस सेंस में आप कह रहे हैं? हुकूमती अखराजात के हवाले से कह रहे हैं? कौन सी सब्सिडी, किस किस्म की सब्सिडी? हुकूमती अखराजात इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। ये सब्सिडीज हैं जिसके अंदर आप IPPs को भी ले सकते हैं या औरों को भी ले सकते हैं और पार्लियामेंटेरियंस को ले सकते हैं। फिर आपके जो अब एक नया सिलसिला चल पड़ा है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं लोगों को, और उसके अलावा उसके अंदर जो सब्सिडीज हैं एक्सपोर्टर्स को मेरा ख्याल दी जाती हैं, सस्ती बिजली की शक्ल में, सस्ते उसके। तो ये तमाम सब्सिडी बहुत कम हो गई है और आइंदा आने वाले दिनों में सब्सिडी कल्चर भी खत्म होने वाला है। लेकिन जफर साहब ये बताएं, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे?
देखिए जी, नई हुकूमत को जो चैलेंजेस का सामना है, सबसे बड़ी चैलेंज तो महंगाई है, जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आम आवाम का हाल बहुत खराब है। मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जनाब आप मुझे सब्सिडी दे दें और मुझको आप जनाब पैसे दे दें, जी गैस सस्ती दे दें, भले आवाम को ना दें। इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि लोग अपने बच्चों को मार के मर रहे हैं। यानी कि एक अपने आप को मारना कोई आसान बात नहीं है, और कहाँ अपने बच्चों को मार के मरना, और किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। सबसे पहले काम करने वाला यह है कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करें, जी कंट्रोल करें, काबीना छोटी करें, और इशराफिया की जो सब्सिडीज हैं वो बंद करें, और आम आदमी का सोचें, क्योंकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ये ना हो कि खुदा ना करे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाए, लोग सड़कों पे आ जाएं, डॉलर को कहाँ क्योंकि देखता है इन आने वाले दिनों में? देखिए मुझे डॉलर का रेट आने वाले दिनों में कम लगता है, रुपया मुझे स्ट्रांग लगता है, ये तो खास तौर आप पे ऐसी जफर साहब, ये तो आप गुज़िश्ता 3-4 माह से कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर का रेट मुझे कम लगता है, लेकिन डॉलर का रेट कम हो नहीं रहा। डॉलर को ज़बरदस्ती एक जगह जनाब पे रोका बिल्कुल हुआ कम, है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जनाब, डॉलर का रेट बिल्कुल कम हुआ है, 335 हमारे यहाँ वो एक्सचेंज तो कंपनी। जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, ये तो उससे पहले की आप बात बता रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट में भी डॉलर नीचे आया, क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, आर्मी चीफ ने अपनी सुपरविजन में क्रैकडाउन्स किए, तो स्मगलिंग नेटवर्क को सबूताज किया। लेकिन अभी रिसेंटली जो पोजीशन है उसमें डॉलर एक जगह पे कांस्टेंट हुआ है, इतना ज़्यादा हम डेप्रिशिएट नहीं देख रहे डॉलर की कीमत में। वजह क्या है? देखिए जनाब, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। अगर आप 1.5-2 साल पीछे चले जाएं जी जी तो आप देखिए जो इस वक्त मुल्क के हालात थे, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, और आपकी जो मार्केट्स थी वो एक तरह का बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की छोटी सी वो बनी हुई थी आपकी करेंसी। जी 20 रुपए 30 रुपए ऊपर नीचे हो जाना इंटरबैंक में डेली कोई बात नहीं थी। इसी तरह आपका स्टॉक एक्सचेंज, जो इस वक्त दुनिया का हाईएस्ट और बेहतरीन परफॉर्म करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है, जी उसके अंदर मैनिपुलेटर और स्पेकुलेटर्स को कंट्रोल किया गया है। तो ये अगर यहाँ पे रुका हुआ भी है तो ये भी एक गुड मैनेजमेंट है। अब जी आने वाले दिनों में जो SIFC है, उसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आनी थी, वो ड्यू टू जो आपकी गल्फ वॉर लग गई, रेड जी सी का मामला हो गया, उसकी वजह से रुक गई है। लेकिन वो अनकरीब अब जैसे इलेक्शन हो गए हैं तो वो भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जी तो डॉलर का रेट लाजमी नीचे आएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि आपकी जो रेमिटेंसेस थी, जो ग्रे मार्केट में चली गई थी, वो वापस आ गई हैं। मगर फिर भी आपके रेमिटेंसेस के नंबर्स कम आए हैं इस बार। हम साल का जी, हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे 33 अरब डॉलर रेमिटेंसेस का। सॉरी क्या कह रहे हैं? हम मालियाती साल के अख्ताम पर 33 अरब डॉलर जो रेमिटेंसेस का टारगेट है तरसीलात ज़र का, वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे जफर साहब। बिल्कुल आसानी से हासिल कर पाएंगे हम अच्छा, वो टारगेट आप को। कह रहे हैं कि हम हासिल कर लेंगे? जी बिल्कुल टारगेट हासिल कर पाएंगे। आप देखिए कि जो आर्मी चीफ की टीम के तहत जो हमने स्मगलिंग कंट्रोल की है डॉलर्स की, और स्मगलिंग ऑफ गुड्स, जो चीनी, चावल, गंदम वगैरह, तो उसकी वजह से एक्सचेंज कंपनीज अब तकरीबन $500 मिलियन माहाना दे रही हैं, जो तकरीबन 2-2.5 साल के बाद मुमकिन हुआ। तो ये भी एक अब तक बड़ी इंटरबैंक अचीवमेंट है। मार्केट को कितने और डॉलर्स जो प्रोवाइड आप कर चुके हैं आप लोग? अगर मैं 6 महीने 7 महीने की बात करूं तो $500 मिलियन पर मंथ, 500 तो मिलियन डॉलर्स पर मंथ। तकरीबन $3 बिलियन दे चुके हैं, जो हमारे सिस्टम से गायब हो गए थे। उसमें हमारे एक्सचेंज कंपनीज की कोई खूबी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ और उनकी टीम की खूबी है। और जो भी आपके फाइनेंशियल फिगर्स ठीक हुए हैं, LSM बेहतर हुआ है। फिर आपने टैक्स की बात की, जी देखिए आपके 2.2 टैक्स पेयर जो अब 6.5 मिलियन हो गए हैं विद इन 6 मंथ्स, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आने वाली हुकूमत को चाहिए यही पॉलिसीज को जारी रखे और इसको लेके आगे चले। और अब उनको ये चाहिए, ये सोचें कि आवर DNA इज पाकिस्तान, पाकिस्तान फर्स्ट। यानी कि हम सबको सोचना होगा कि पहले पाकिस्तान है, फिर जी अवाम है, फिर हम है। आखिर अगर ये में नहीं आखिर सोचेंगे, में जैसे जफर, कि अभी हम देख रहे हैं कि कोई पार्टी खत लिख रही है जी जी, IMF को, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ गद्दारी के जुमरे में आता है। अच्छा ये तो आखिर में ये कोई भी बता दें जफर पाकिस्तानी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर में जफर साहब ये मुझे बता दीजिए कि डॉलर मार्केट में दस्तयाब है, अगर कोई डॉलर लेने जाता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर तो उसको डॉलर नहीं मिल रहा, तो डॉलर मार्केट में दस्तयाब क्यों नहीं है? वजह क्या है? जनाब एक्सचेंज कंपनीज के अंदर के तमाम को उनके ओवर द काउंटर डॉलर्स अवेलेबल है, रियाल, दिरहम, इसीलिए कोई शॉर्टेज नहीं है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट सेम है ऑलमोस्ट। और जो बैंक्स में जो है वहाँ पे भी डॉलर मौजूद है,
एक्सपोर्टर इंपोर्टर ओपन मार्केट में तो ठीक है डॉलर हम 282 रुपए पर है एक कालेबन, 282 रुपए पे ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर जी ट्रेड हो रहा है, 282 और इंटरबैंक में दो 279, सौ बयासी है 279 का है। तो 282 कह लें या 281 कुछ कह लें जी जी, और तो इंटरबैंक में अभी भी 2.5-3 रुपए का तो फर्क है ना इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान, 279 पे है इंटरबैंक में। देखिए इतना तो फर्क चलता है ना। देखिए इस वक्त थोड़ा सा फर्क बढ़ चुका है जी क्योंकि आप देखें उम्रे का सीजन है, रियाल का लोगों की डिमांड है बहुत, और फिर जो एजुकेशनल जो साल है वो बाहर का वो शुरू हुआ है, तो फिर तालीम के रमज़ान पैसों भी की आ रहा है, डिमांड फिर है। रमज़ान में भी हवाले नेटवर्क, हुंडी नेटवर्क बड़ा सरगर्म हो जाते हैं, तो उससे फिर हो सकता है इन आने वाले दिनों में डॉलर की शॉर्टेज मजीद बढ़ जाए। देखिए आप 15 रमजान के बाद देखेंगे कि इन्फ्लोज बेहतर हो जाएंगे क्योंकि ईद के सीजन होता है और लोग काफी बड़ी तादाद में अपने घरों को पैसे भेजते हैं। 15 रमजान तक ये प्रेशर रहेगा उम्रे का, जी क्योंकि उम्रे के ऊपर भी अब काफी बड़ा पाकिस्तान जो जायरीन जाते हैं सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की होती जी है, जी जी तो वो ये भी वजह है। बाकी ओवरऑल फिर आपने देखा जो पिछले दिनों मौसमी हालात थे, बर्फबारी हुई हुई है, बारिशें हैं, जी फिर जी पिछले दिनों धरने थे, जी, इलेक्शन था, उसकी वजह से भी इन्फ्लोज थोड़े कम हुए। तो बिल्कुल। अब ये आइंदा आने लगता वाले है कि दिनों में इन्फ्लोज बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रेमिटेंस का टारगेट साल के इख्तिताम पे हम हासिल कर लेंगे। लिक्विडिटी क्रंच जो डॉलर का है वो बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि हज सीज़न है, और 15 रमज़ान के बाद ये प्रेशर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की तरसील भी बहाल हो जाएगी, और डॉलर का रेट मुस्तकबिल में कम होता हुआ देख रहे हैं। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा या वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान नकवी, माहिर मौशियात। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कहाँ देख रहे हैं? आज भी दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स प्लस हुआ, 64,000 के लेवल पे 100 इंडेक्स ट्रेड होता हुआ देखा गया। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है फाइनेंसर्स के और ब्रोकर्स के, तो जैसे जैसे सियासी इस्तेकाम आता रहेगा मार्केट पॉजिटिव होती रहेगी। मजीद क्या पेशरफ्त आप देख रहे हैं आइंदा दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमज़ा, आपका सही कहना है, क्योंकि हमारे मुल्क का जो असल मसला है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी था। जी इलेक्शन हुए थे, एक ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी हुई थी और स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे जैसे सियासी अमल आगे बढ़ रहा है, असम्बलियों की फॉर्मेशंस हो गई है। आज कौमी असम्बली ने भी हल्फ उठा लिया और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में वज़ीर आज़म भी हल्फ उठा लेंगे और अपनी काबीना का ऐलान कर देंगे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि एक सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आता जा रहा है, और यकीनन स्टॉक मार्केट ने आज ज़बरदस्त उस तेज़ी का मुजाहरा किया, और उसका बुनियादी रीज़न सबसे बड़ा यही था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की आमद है। और मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट जैसे जैसे हुकूमत आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे हल्फ उठाएगी, प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाएंगे, जैसे वज़ीर ख़जाना हल्फ उठाएंगे और अपना लाहे अमल बताएंगे, इंशाअल्लाह ताला मार्केट में हम बेहतरी के आसार देखेंगे। अच्छा सलमान साहब, हम देख रहे हैं बहुत अरसे से इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 279, 280, 5 पैसे कम, 1 पैसे कम, 12 पैसे कम, कभी 20 पैसे बढ़ गया, कभी 2 पैसे बढ़ गया। मतलब जो ठहराव है वो ठहराव क्यों है? ऐसा लग रहा है कि मसनूई कैप लगाया हुआ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच तो है, रिजर्व हमारे बेहतर नहीं हो रहे। नहीं देखें, मसनूई कैप लग ही नहीं सकता, IMF की कंडीशन है। डॉलर इस वक्त फ्री फ्लोट पर है, जितना चाहे कुछ बेचे कोई ख़रीदे। लेकिन आप यकीन करें ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट बैंक बाय करता है डॉलर, इसलिए डॉलर यहाँ पर रुक गया। अदरवाइज़ ये डॉलर शायद 260-65 पर भी आ जाता। और इस वक्त करेंसी बहुत स्टेबल है, पाकिस्तानी करेंसी स्टेबल है, और किसी किस्म का कोई ऐसा, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान ने डेट ऑब्लिगेशंस हैं, अब कल चाइना ने $2 बिलियन का रोल ओवर भी कर दिया है, तो इंशाल्लाह ताला ये जून 2024 तक की जो पेमेंट्स हैं वो सारी मीट आउट कर रहा है पाकिस्तान। कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ प्रॉफिट रिपेट्रिएशन भी वक्त पे हो रही है, प्रॉफिट मिल रहे हैं लोगों को। पाकिस्तानी बॉन्ड, डॉलर बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में जो इलेक्शन के वक्त में गिर गया था, दोबारा स्टेबल होकर मजबूत हो गया, और उसी बेसिस पर मूडीज़ ने भी जो है अपनी फोरकास्ट में कहा है कि अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाता है पाकिस्तान की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। इसलिए करेंसी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में ये भी तो कहा है ना सलमान साहब कि अगर पाकिस्तान IMF के प्लान में ताख़ीर से जाता है तो मसाइल बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बैरूनी अदाइयाँ हैं। आप ये आपको खैर आपके इल्म में होगा कि अप्रॉक्सीमेटली हमें इस साल 25 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है। अगर वो रोल ओवर कर्जे हो भी जाते हैं तो 13-14 अरब डॉलर तो हमने देने ही देने,
اور موڈیز نے الارمنگ سچویشن جو ہے وہ اس کا اندیشہ ظاہر کیا ہے. CAA+ پہ ہماری ریٹنگ ہے. تو چیلنجز تو ہیں نئی منتخب حکومت کو. کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ اس کی فہرست مجھے بتا دیں, اس کا حل کیا ہے وہ بھی بتا دیں. بالکل درست کہا آپ نے. دیکھیں جو الیکشن پروسیس اس وقت ہوا ہے اور الیکشن جس طرح کرایا گیا ہے, یقیناً IMF کے پیکج کے مد نظر رکھ کے یہ الیکشن کی ڈیٹ رکھی گئی تھی, اور اسی کو مد نظر رکھ کے الیکشن ملتوی بھی نہیں ہوئے. جب اتنا بڑا کام گورنمنٹ آف پاکستان کر چکی ہے اور ٹارگٹ جو ہے وہ IMF کی ڈیل, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ IMF کی ڈیل کا ہونا پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے کس قدر اہم اور ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے آئندہ آنے والے 2-3 سالوں میں کم از کم $75 ارب پاکستان نے قرضے کی ادائیگی میں ادا کرنے ہیں. اور ظاہر ہے IMF کا جب قرض مل جاتا ہے تو اس قرض کی وجہ سے جو بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ڈونرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے فائنینشیل سپورٹ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. سب اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جو 14 مہینے حکومت رہ کر گئی تھی, ان کا تجربہ ہے IMF سے ڈیل کرنے کا, اور بڑا سکسیسفلی انہوں نے ایک پروگرام شارٹ پیریڈ کا ایک پروگرام IMF سے اچیو کیا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا تھا. یقیناً یہ اسی عمل کو جو ہے آگے بڑھائیں گے اور اس ڈیل کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ مارچ میں بات چیت کا آغاز باقاعدہ اس ڈیل کے لیے ہو جائے گا. ابھی فی الحال ایک ٹرانچے کے لیے, کیونکہ IMF کی شرط تھی کہ جو آخری ٹرانچے ہوگی شارٹ ٹرم لون کی, وہ مارچ کے فرسٹ ویک میں دیں گے جب الیکشن کا پروسیس مکمل ہو جائے گا. وہ مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ. فرسٹ ٹرانچے کا تیاری مکمل ہے, وہ ہمیں مل جائے گی, اور اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے اگلی بڑے پروگرام کے لیے 3 سال کے پروگرام کے لیے جو کم از کم $6 سے $10 ارب کے درمیان ہو سکتا ہے, اس کے لیے بات چیت کا آغاز ہو جائے گا. اچھا سلمان صاحب, چلیں بالفرض محال ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمیں ٹرانچ مل گئی, ہمیں IMF سے ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے, ہمیں آخری قسط مل گئی. IMF کہتا ہے ڈو مور, ٹیکسز مزید لگائیں, 2.5 ٹریلین کے ٹیکسز مزید لگیں گے انڈائریکٹ. اچھا IMF کہتا ہے کہ بجلی مزید مہنگی کریں, IMF کہتا ہے گیس مزید مہنگی کریں, پیٹرولیم مسوات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے, رشیا نے پیٹرولیم ایکسپورٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا, جس کا امپیکٹ آئے گا. اب یہ مجھے بتائیں, جب انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی, اسپیکولیشن مینوپولیٹرز آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے, تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے ملک کی معیشت پر؟ دیکھیں اس سوال کو اس طرح, اگر آپ کا بہترین سوال ہے, اس کو تھوڑا اس طرح کر لیں کہ جو نئی حکومت ہے اس کو کیا چیلنج. یہ سارے نئے حکومت, یہ تو میں آپ سے کر چکا ہوں نا, یہ سارے اب میں ذرا اس سے آگے کی آپ سے بات اوکے اس سے ریلیٹڈ. دیکھیں مسئلہ سارا یہی ہے, جو ٹف ڈیسیجنز ہیں وہ حکومت کو لینا ہوں گے. IMF کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں. کتنے ٹف ڈیسیجن لے گی بالکل آپ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ ہے. فسکل ڈیفیسٹ کیوں ہوتا ہے کہ ریونیو شارٹیج ہے. ریونیو شارٹیج کو اوور کم کرنے کے لیے جو ان ٹیکس سیکٹر ہیں انہیں ٹیکس کرنا ہوگا. پراپرٹی کا سیکٹر ہے, آپ کا سروسز کا سیکٹر ہے, ایگریکلچر ٹیکس ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, ان پر ٹیکس لگانا ہوگا. اس لیے کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں. یہ وہ ٹف فیصلے ہیں. یہ انڈسٹریوں میں بیٹھ جائیں گی, ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز ہیں یہ ساری. نہیں ان پر ٹیکس نہیں ہے. یہ دیکھیں 45% کنسٹرکشن سیکٹر پہ تو ٹیکس ہے نا, سیبی بھی لگا ہوا ہے, مطابق کیپٹل CBT لگی ہے. ریٹیلر سیکٹر پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. مافیا ہے بہت بڑی, مافیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر سیکٹر پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. پراپرٹی پہ بہت پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں. یس, یہ چیلنج ہوگا کیونکہ دیکھیں اس کے بغیر چارہ بنے گا نہیں. یہی وہ ٹف فیصلے ہیں جو اس حکومت کو, آنے والی حکومت کو لینا ہے, اور اس کو لینا پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو بھی اسٹیبل رکھنا ہوگا تاکہ کیسے اسٹیبل رکھیں گے سلمان صاحب؟ ابھی پیٹرولیم مسوات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا, بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا, فیوڈ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں, اس کے بعد پھر بجلی کے جو سیکیورٹی چارجز ہیں نئے میٹر لگانے کے, ان میں ہو شروع اضافہ کر دیا. تو نیپرا تو تلوار لے کے بیٹھا ہوا ہے, آؤ سر قلم کر دیں گے, آؤ سر قلم کر دیں گے. کس طریقے سے معاشی پہیہ چلے گا؟ دیکھیں میں بتاؤں, اصل میں جو پچھلی حکومتیں آئیں 14-15 سالوں میں, بشمول پاکستان تحریک انصاف کی بھی, انہوں نے ریاست کو ترجیح نہیں دی, سیاست کو ترجیح دی. یہ چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ کرتے رہنا چاہیے تھیں. بجلی اور گیس کی قیمتیں جو بڑے عرصے سے تعطل کا شکار تھیں, صرف اس لیے نہیں بڑھائی جاتی تھیں کہ ان کا ووٹ بینک متاثر ہوگا, اور انہوں نے نہیں کیا, اور یہ ظلم کیا ہے. یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں سرکولر ڈیٹ, اللہ کا شکر ہے آج پچھلی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھنے سے رک گیا ہے. اور سر قرضے بلند ترین سطح پہ پہنچ گئے. 75,000 ارب روپے پاکستان کا مجموعی قرضہ ہے. 131 ارب ڈالر
पाकिस्तान का मजमूई कर्जा है, उबरी हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं। 81,000 अरब तक पहुंच चुका है जनाब। मैं आपको और थोड़ा सा सूद के अदायगियाँ शामिल कर लें तो 83,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिल्कुल, मैं तो सूद के अदायगियाँ हटा के बता रहा हूँ। जी, तो सूद तो देना है, सूद तो देना ही देना है। देखें, जो पिछली हुकूमत गई है उसने वो इक़दामात, मैं फिर रिपीट करूँगा कि वो ऐसे इक़दामात, क्योंकि उसका मैंडेट नहीं था, वो इक़दामात ऐसे कर सकती थी और उसने किए जो ज़रूरी थे। उन्होंने रियासत को तरजीह दी, सियासत को तरजीह नहीं दी, और यही मैं समझता हूँ हर हुकूमत को फॉलो पहले करना चाहिए था, जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और ये अब हमारा बढ़ाना मसरूर है। लेकिन इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि जो पिछली हुकूमत और जो SIFC के ज़रिए जो इक़दामात अच्छे हो गए हैं, स्मगलिंग पर कंट्रोल, हवाला हुंडी कारोबार पे कंट्रोल, बिजली चोरी पर हाथ डाला गया है, रेवेन्यू जो बिजली के बिल जो है नहीं वसूल होते हैं उसकी वसूली पर हाथ डाला गया है, उसको कंटिन्यू रखा जाए। खुदारा उसको सियासत की नज़र ना करा जाए। अगर ये कंटिन्यू अमल रहेगा तो इंशाअल्लाह कुछ अरसे में सर्कुलर डेट जो रुक गया है वो मज़ीद कम होगा, और उसका फ़ायदा फिर हमें बिजली और गैस के बिलों में नज़र आएगा, उसकी कीमतें कम होंगी। स्टॉक मार्केट में आप IPOs को लिस्टेड होता हुआ देख रहे हैं इस साल? नए देखें, मुझे उम्मीद है कि जब रेटिंग हमारी बढ़ेगी और अगले साल मुझे लग रहा है 2024 का साल 2023 के साल से बेहतर होगा। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। इंशाल्लाह। अभी तक जो महीने गुजरे हैं, 2 महीने, जनवरी फरवरी, इसमें पेट्रोल बढ़ा, बिजली बढ़ी, गैस बढ़ी, इसमें बेरोजगारी की शरह बढ़ी, ब्रेन ड्रेन हुआ, रेमिटेंसेस गिरी, एक्सपोर्ट गिरी, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्किल के नंबर्स गिरे, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस से डेफिसिट में चला गया। आप कह रहे हैं 2024 बेहतर होगा बामुकाबला 2023, ये कैसे होगा? देखें, ये जितनी भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसका एक ही जवाब है, वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आप ये भी तो देखें कि 2 महीने की सियासत कहाँ से कहाँ गई है। आप हमारे हुकूमत की तारीफ भी तो कर रहे हैं ना सलमान साहब। नहीं, वो सारे काम कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही सियासी अमल शुरू हुआ, जैसे ही इलेक्शन की गहमागर्दी शुरू हुई, तो जितना कारोबारी तबका था वो तो हर वक्त खबरें देखते रहता था कि आज किसकी खबर आएगी, आज किसकी खबर आएगी, आज किस केस का मसला है, आज कौन सा नया केस लगने जा रहा है। कारोबारी तबका तो परेशान हो गया इन सियासी शोबदेबाजियों से पिछले 2 साल में। आज ही एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर का सरमायाकारी मुंतकिल हुई है दुबई में। 10 अरब डॉलर की, कितना बड़ा ऑफशोर कंपनीज के थ्रू हुई है ये। सारा इसका सारी जिम्मेदारी सियासी प्लेटफॉर्म पर आती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पर आती है, जहाँ पे सियासतदानों ने सिवाय लड़ाई झगड़ा करने के, टांगे खींचने के और मीडिया पे आके ब्रेकिंग न्यूज़ देने के, नेगेटिव न्यूज़ देने के कुछ भी नहीं करा है। अवाम को कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई है। ये वो वजह है जिसकी वजह से जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसे तो आके संभाल लिया और अच्छे इक़दामात भी करे, लेकिन जब ये दोबारा इलेक्शन की गहमागहमी शुरू हुई, दोबारा नेगेटिव न्यूज़ का इन्फ्लो शुरू हुआ, जाहिर है उसका इम्पैक्ट हमने मईशत में देखा। लेकिन मुझे यकीन है कि अब एक हुकूमत मुंतखब हो चुकी है और यकीनन वो पूरी की पूरी तवज्जो अपनी मईशत पर रखेगी। मईशत इस वक्त पहली तरजीह होगी, होना चाहिए, और अगर ये इस तरीके से चलेंगे तो हुकूमत भी चलेगी, मईशत भी चलेगी। कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी IMF को एतमाद में लेके ही बना लेगा मसला। जी बिल्कुल, ऐसा करना पड़ेगा। देखें, अब ऐसा है कि हुकूमत SIFC के ज़ेर असर चलेगी। उसके एक ऐसा इदारा बन चुका है, एक सिविल मिलिट्री हाइब्रिड गवर्नमेंट, एक सिस्टम का क़याम अमल में आ चुका है जो अब तक सारे काम बहुत अच्छे कर चुका है। एग्रीकल्चरल में, मिनरल में, माइंस में, टूरिज़म के फ्रंट पे, IT फ्रंट पे बड़े एक्सीलेंट काम करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काम करें, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए काम करें, करेंसी स्टेबलाइजेशन के लिए काम करा है SIFC ने। तो उसके अब जो भी मईशत है या इंटरनल सिक्योरिटी है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, या फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ये SIFC के ज़ेर असर करे जाएंगे। मुझे यकीन है G2G एग्रीमेंट जितने भी हुए हैं उनके असरात, उनके समरात अभी फ़ौरन तो हमें नहीं मिलेंगे। हमें तो अभी फ़ौरन IMF के पास जाना है जी। अब G2G एग्रीमेंट्स के असरात तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में होंगे, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि SIFC का जो काम है वो बड़ा रिमार्केबल है, बड़ा शानदार है। लेकिन अभी फौरी तौर पर IMF और IMF के बाद महंगाई का नया तूफान, मसाइल, आप समझते हैं कि ऐसे ही है? मैं हमजा बताऊं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे फिगर आने वाले हैं फरवरी के कम हुई है, इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। अभी सरकारी फिगर्स को हटा के ना सरकारी की बात कर लेते हैं। मैं बाहर जाएं, अगर मिसाल के तौर पे देखिए ना सलमान साहब, आप भी बाहर जाते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, मैं भी जाता हूँ। अगर मुझे आटे के सरकारी नर्ख मुझे बताते हैं मिसाल के तौर पर 97 रुपये फ़ी किलो, मिसाल के तौर पर मुझे दाल कहते हैं प्राइस लिस्ट के हिसाब से ये है, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे तो नहीं मिलती ना।
दूध मुझे नहीं मिलता सरकारी नग पे, तो जाहिर सी बात है जब मुझे गवर्नमेंट प्राइस लिस्ट पे कोई चीज़ नहीं मिल रही तो इट मीन्स कि हमारी सरकारी इदारों की गफलत है और मैनिपुलेटर्स जो है वो सरगर्म है। तो इन्फ्लेशन के फिगर्स भी जो ब्यूरो ऑफ स्टैट्स जारी करता है उसमें रियलिटी तो नहीं होती ना। हमजा आपकी बात सोशली एक बड़ी एक्नॉलेजेबल है, आप सही बात करें, लेकिन हमारी जो इंटरेस्ट रेट अगर घटता है या स्टेट बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वो इन्हीं इन्फ्लेशन के फिगर्स को जो मिलते हैं उसके तहत बनाता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो कर्ज़े जो हमारी अंदरूनी जो हमने कर्ज़े लिए हुए बहुत बड़ा सूद हमें देना पड़ता है। और मैंने जो आज रिपोर्ट्स देख रहा था, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक 26 या 25% तक महंगाई गिर सकती है, अभी 29% है। इसी तरीके से बाकी बहुत सारे ऐसे मैंने एनालिस्ट देखे हैं जो ये तज्जिया कर रहे हैं हो सकता है महंगाई का फरवरी में 23 या 24% पर भी आ जाए, बड़ी खुशआइन बात होगी। और जब अगली मॉनेटरी पॉलिसी आएगी जो बड़ा एक ऐसा कदम जिसका हम मुद्दतों से इंतजार कर रहे हैं वो है इंटरेस्ट रेट का घटा, मुझे यकीन है कि अब जो आज मॉनेटरी हो पॉलिसी सकता आएगी है फी लीटर 4.5 बढ़ जाए पेट्रोल। जी देखें ये मेंटेन हो रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है, ये उससे बेहतर है कि एक सियासी तरीके से इसको रोका जाए और सर्कुलर रेट में इजाफा कर दिया जाए। 3-4 रुपये यकीनन हम इससे कबल जो है 20-20 रुपये भी एक वक्त में बढ़े हैं, ये मजबूरी है। लेकिन ये मैं बता दूं कि इन्फ्लेशन के फिगर जो हैं वो अच्छे आने की उम्मीद है और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मॉनेटरी पॉलिसी में होगा। और अगर इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होता है तो स्टॉक मार्केट और कारोबार में एक बूम की कैफियत हम देखेंगे। आखिर में ये बता दें, इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, IMF तो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम ना किया जाए, उसके जो इशारे हमें यही बताते हैं, तो अनचेंज रहेगा या घटेगा? मैं बता दूं IMF का क्राइटेरिया इन्फ्लेशन पर है। इन्फ्लेशन तो बड़ी क्या है, इन्फ्लेशन के फिगर जो मैं देख कर आ रहा हूं जो फरवरी में आने की एक्सपेक्टेशन है इंशाल्लाह कम हो रहे हैं। अगर ये कम होते हैं, देखें अगर अभी कम नहीं हुए तो होंगे क्योंकि बेस ज़्यादा है, अभी ये ऑटोमेटिकली इन्हें कम होना है। अगर होते हैं तो IMF को कोई एतराज़ नहीं होगा, IMF को कोई तो एतराज़ नहीं होगा। स्टेट बैंक आज़ाद है, वो कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाए घटाए, IMF को कोई अगर नहीं होते इन्फ्लेशन के फिगर्स कंट्रोल तो अभी थोड़ा टाइम हो सकता है, अगर इस दफ़ा नहीं है लेकिन अगली दफ़ा ज़रूर। देखें ये कम करना ज़रूरी है, मईशत चल ही नहीं सकती इसके बगैर। हालात बेहतर हो जाएंगे 2024 में आपके इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अगर सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहा, कोई मस्जिद देखें अभी एडवेंचर या एजिटेशन की गुंजाइश नहीं है। मेरी तमाम सियासी लीडरान से गुजारिश है खुदा के लिए बस कर दें। अगर ये कंट्रोल रहता है तो मुझे उम्मीद है कि ये साल पिछले साल से बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सलमान नकवी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये साल गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतर रहेगा और मुआशी चैलेंजेस बरकरार हैं। अब देखना ये कि नौमुंतखब हुकूमत किस तरीके से अपनी लाइन ड्रॉ करती है, IMF का प्लान हमें कब मिलता है और IMF जो डूबोर का मुतालबा करता है उस पर कितना नौमुंतखब हुकूमत पूरा उतरती है। या वक्त ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अतीक मीर, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रमज़ान की आमद है, महंगाई का नया तूफान सामने खड़ा है। ताजिर ये सोचते हैं कि जब रमज़ान आता है तो उसके बाद ईद सीज़न में कुछ उनकी सेल बढ़ जाती है। तो गुज़िश्ता साल ईद का और रमज़ान का तो बहुत खौफनाक रहा ताजिरों के लिए बिज़नेस के हवाले से, तो इस दफ़ा आप क्या देखते हैं? देखें, बदकिस्मती की बात है कि जब भी रमज़ान मुबारक की आमद होती है तो सारे एक जगह खड़े हो जाते हैं जी। यानी वो कहते हैं ना कि एक ही सफ पे खड़े हो गए महमूद और अयाज। वो जितने भी मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं, जो सारा साल अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, मुनाफाखोर बन जाते हैं, एक दूसरों का खून चूसने के लिए जखीरा अंदोजी करते हैं, कीमतें 3-3 गुना बढ़ जाती है। वो कुछ अब मैं देख रहा हूँ, अभी रमज़ान की आमद में चंद रोज बाकी हैं लेकिन अभी से मुनाफाखोरों ने जिस तरह दांत तेज किए हैं, अशिया की कीमतें बढ़ गई, सब्जी, ये फल, दालें, चावल, जो कुछ भी रमजान मुबारक में रोजेदार के मसरफ में रहता है। वो भी तो ताजिर है ना मीर साहब, वो भी तो ताजिर हैं। अब जाहिर सी बात है ताजिर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है, स्पेकुलेशन कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, तो गलत है। कोई भी कर रहा है वो गलत है। और ये जो गैप बढ़ जाता है होलसेल रिटेल का, या फिर चाहे वो अजनास का हो या मलबूसात की दुकानें हो, उसमें अगर जो भी इस तरीके से मामलात हो रहे हैं तो वो गलत हो रहे हैं। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस बार जाहिर सी बात है बिजली होश रुबा इजाफे के साथ रिकॉर्ड सतह पे आ गई, गैस महंगी हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज इजाफा होने वाला है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जी देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ आप इसे गौर से सुनिए। मेरा कहने का मकसद ये था
کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو ایک خاص کنٹرول کرنے کے لیے، خاص سطح پہ رکھنے کے لیے ادارے موجود ہیں. وہ تمام ادارے ہیں وہ منافع خوروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ تمام ادارے اس کے بینیفیشری بن جاتے ہیں. کہاں جاتا ہے کمشنر؟ ماضی میں ہم دیکھتے تھے پھر کچھ چھاپے، کچھ اشیاء کی قیمتوں کی روک تھام، بیسک نیڈز کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن تھا، لیکن اب کہاں ہے سب. تو دوسری بات، اس کا امپیکٹ آتا ہے ان لوگوں پہ جو دیگر کپڑے کے تاجر ہیں، جوتے کے تاجر ہیں، یا وہ جو بیسک نیڈز کے زمرے میں اشیاء نہیں آتی ہیں، جی ان کی جو سیل ہے وہ دن بہ دن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. مارکیٹوں میں ویرانی ہے. پچھلے سال بھی یہی ہوا، جب لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی تو عید سیل سیزن جو میں سمجھتا ہوں کہ موسم بہار ہے تاجروں کے لیے، وہ کس طرح پٹ گیا کہ اس سے زیادہ پچھلے سال کتنا نقصان ماضی ہوا؟ میں پچھلے سال کتنا آپ نے نقصان اٹھایا؟ کتنا تخمینہ تھا وہ کیا ہے؟ اور اس سال کا 60 سے 70% مال جب بڑا رہ گیا، نہ بک سکا، اور لوگوں کو جو توقعات تھیں، روایتی سیل تھی، وہ نصف سے زیادہ کم رہی. یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں رواں ڈیزاسٹر سال تھا کیا پچھلے سال. توقعات ہیں آپ کی؟ رواں سال کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں معیشت کے اشاریے وہی ہیں، جی بلکہ زیادہ تلخ ہیں، زیادہ دشوار ہیں، زیادہ مشکلات ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جو ملک کی صورتحال ہے وہی سیاسی کشمکش اسمبلیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، سڑکوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جب تک یہ سیاسی آنکڑے رہیں گے معیشت کا کبھی بھی چہرہ روشن نہیں ہوگا. کتنا کاروبار معیشت بند کی ہو گیا سمت ہے؟ ابھی کیا درست، فیگرز ہیں؟ کتنے تجارتی مراکز بند ہو گئے ہیں؟ کتنے لوگوں نے اپنا سرمایہ یہاں سے منتقل کر کے باہر کر لیا ہے؟ کون کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں نے دوسرے سیکٹرز میں جا کے اپنی انویسٹمنٹ کر دی؟ کیا ہے اس حوالے سے ڈسکرپشن آپ کے پاس؟ دیکھیں ایک بڑی تعداد ہے جو ملک سے باہر سرمایہ لے جا چکی ہے، جن جی میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے 25% سرمایہ کار ایسے ہیں جو اس وقت ملک چھوڑ چکے ہیں. جی کتنے لوگ ہیں جو سٹاک مارکیٹوں سے باہر آ گئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں مقامی صنعتیں لگانی تھی جو نہیں لگائیں، کتنے ایسے ٹریڈرز ہیں، ہول سیل یہ ریٹیلرز ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں بند کر دی اور کرایہ دار وہ کرایوں کی ادائیگی سے قاصر رہے. تو اس طرح میں صرف رواں سال تقریباً 30-35% لوگ کاروبار بند کر چکے. جی یہ سلسلہ مزید خراب ہو سکتا ہے اگر جو حکومت بھی آئے گی اس نے اگر لڑائی جھگڑے کو بالائے طاق رکھ کر یہ معیشت کی سمت کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی. اس لیے میں ان تمام لوگوں سے جو موجودہ حالات کو بہتر کرنے کے ذمہ داران ہیں، جی میں یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے معیشت کو، تجارت کو، کاروبار کو مزید بربادی سے، تباہ ہونے سے بچا لیں. آئی ایم ایف تو اس لیے کہ مزید غربت، ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کی بات کر رہا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ریٹیلرز پر ٹیکس لگائیں، ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. دیکھیں جب آمدنی گھٹتی جائے گی اور ٹیکس کی شرح بڑھتی جائے گی اور مہنگائی بھی ناقابل برداشت ہو جائے گی تو یہ توقع رکھنا کہ کھیت اجڑے ہوئے کھیت سے فصل کی امید رکھنا یہ خود فریبی ہے. اس لیے کوئی بھی ٹیکس پالیسی لائیں، سب سے پہلے آپ کاروبار کو سنواریں، بجلی کے بلوں کا بوجھ کم کریں، پیٹرولیم کی قیمتوں کو مزید کم کریں، گیس کے نرخ کم یہ تو کریں، سب ہو نہیں سکتا ٹیکسوں کی عتیق صاحب، شرح یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا نہیں ہو کیونکہ سکتا. تو دیکھیں آبویسلی ٹیکس ہم نے اپنا ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو انہی چیزوں سے کرنا ہوگا بڑھا کر. اس وقت سب سے بڑی بات حمزہ صاحب، ہم جو ہولناک صورتحال ہے، جی ہم جتنا بھی ٹیکس دیتے ہیں وہ ملک کی خوشحالی کے لیے نہیں، آئی ایم ایف کی سود کی قسط دینے کے لیے دے رہے ہیں. آئی ایم ایف کی قسط ادائیگی کے لیے دے رہے. بہت شکریہ عتیق میر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹریڈرز بھی انتہائی پریشان ہیں، بزنس کمیونٹی کو بھی انتہائی تحفظات ہیں. ظاہر سی بات ہے آنے والے دنوں میں بجلی، گیس، پیٹرولیم مسوات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے مزید ٹیکسز کو لگانا ہوگا مختلف سیکٹرز میں. تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں معاشی چیلنجز بڑھیں گے. بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے. امید کرتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی جس طریقے سے کام کر رہا ہے اسی روش کو اپناتے ہوئے نو منتخب حکومت بھی کام کرے. گزشتہ حکومت نے جو پالیسیز بنائی ہیں اسی کو کیری آن کیا جائے اور آئی ایم ایف سے جلد از جلد ڈیل کی جائے. آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. بہرحال اگر ہم میڈ ان پاکستان کے فارمولے پر عمل کریں گے، لوکلائزیشن کو امپروو کریں گے تو یقیناً ہم اپنی معیشت کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.
हैं।